हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान साहब स्टडी पूल। लेट्स मेक सम स्टडी फन थी। फ्रेंड्स, मैथ की क्लास में आज आपका फिर से स्वागत है। तो फ्रेंड्स, पिछले कुछ टॉपिक हमने डिस्कस कर लिए हैं। उसमें जैसे इससे पहले जो क्लास थी उसमें हमने अलजेब्रा डिस्कस किया था। तो आई होप कि आप लोग क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व कर रहे होंगे और अपने प्रिपरेशन को एक अलग लेवल पे ले जाके सफलता को हासिल करेंगे। तो आज हमारा टॉपिक है फ्रेंड्स, लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि रैखिक तथा द्विघात समीकरण। तो ये स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है आज का रैखिक तथा द्विघात समीकरण। तो आइए देखते हैं। लीनियर इक्वेशन को हिंदी में कहा जाता है रैखिक समीकरण। ठीक है, तो रैखिक समीकरण क्या होता है? ऐसा कोई समीकरण हो मैथ का कोई ऐसा इक्वेशन हो जो कि क्या हो, जिसके अचर की अधिकतम घात एक हो, यानी कि जिसके अचर की मैक्सिमम पावर क्या हो, 1 हो। जैसे कि कोई है ax प्लस बी, या फिर ax प्लस बी इक्वल टू 0, या फिर ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये ऐसे अगर कोई इक्वेशन तो ये क्या होता है, लीनियर इक्वेशंस होते हैं। ठीक है, जहां पे क्या होता है ए बी, ये क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। ए बी सी क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है, लीनियर इक्वेशन कितने प्रकार का होता है? अब अगला क्वेश्चन आता है कि लीनियर इक्वेशन के टाइप कितने होते हैं। तो लीनियर इक्वेशन दो प्रकार का होता है। अब यहाँ पे हेडिंग डाल लेंगे, टाइप्स ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये सारे जो डेफिनेशन है ये सब आपके एग्जाम में आते नहीं है, लेकिन ये सब आपको बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, तभी आप कोई क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अब आइए देखते हैं कि कितने प्रकार के लीनियर इक्वेशन होते हैं। लीनियर इक्वेशन बेसिकली होते हैं दो प्रकार के। पहला कौन सा टाइप होता है? तो पहला होता है एक चर वाले रैखिक समीकरण, यानी कि सिंगल वेरिएबल वाले। तो पहला होगा एक चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, एक चर वाले रैखिक समीकरण कैसे होते हैं? ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0 के फॉर्म में होते हैं। ठीक है, जहां पे ए और बी कोई रियल नंबर होगी, यानी कि वास्तविक संख्या होगी। जैसे एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं 8x प्लस 5, यानी कि 8x प्लस 5 इक्वल टू 0, यानी कि ये क्या है, लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन क्या है? एक चर वाले, यानी कि सिंगल वेरिएबल वाले क्या है, ये लीनियर इक्वेशन है, यानी कि इसमें x एक ही वेरिएबल x है। ठीक है, अब दूसरा टाइप क्या होता है वो देखते हैं। जो दूसरा टाइप होता है हमारा, वो होता है दो चर वाले रैखिक समीकरण, यानी कि अब दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो फॉर्म होता है वो कैसा होता है, वो किस फॉर्म में होते हैं? दो चर वाले रैखिक समीकरण ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में होते हैं। अब देखो आप इसमें पहला वेरिएबल कौन सा है, पहला चर कौन सा है? पहला चर है x। दूसरा वेरिएबल कौन सा है? दूसरा वेरिएबल है y। यानी कि इसमें कितने वेरिएबल हो गए, यानी कितने चर हो गए? x हो गया एक, y हो गया दो। तो सिंपल सी बात है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण होंगे। एग्जांपल, जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं 8x प्लस 9y
प्लस 6 इक्वल टू 0। अब बताओ ये इस फॉर्म में है, यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण है। ठीक है, तो ये था हमारा लीनियर इक्वेशन और लीनियर इक्वेशन टाइप। अब हम आगे देखते हैं। अब हम ये देखते हैं कि लीनियर इक्वेशन में क्वेश्चन कैसा आता है। लीनियर इक्वेशन पे क्वेश्चन जो आता है उसमें जैसे हमें दो इक्वेशन दे दिया जाएगा, दो लीनियर इक्वेशन दे दिए जाएंगे। ठीक है, उसमें दो वेरिएबल रहेगा, तो हमें लीनियर इक्वेशन दो दे दिए रहेंगे और दो वेरिएबल रहेगा, तो हमें x और y की वैल्यू क्या करनी होगी, फाइंड करनी होगी। ठीक है, तो उसको सॉल्व करने के बहुत सारे टेक्निक्स हैं हमारे पास, जैसे कि सब्लिमेशन हो गया और प्रतिस्थापन विधि कहते हैं, यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड, और एक होता है विलोपन विधि। ठीक है, तो सब्लिमेशन मेथड, और एक होता है वज्र गुणनखंड मेथड, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो ऐसे अगर कोई सिंपल सा क्वेश्चन है तो उसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि मैं एक क्वेश्चन दे दूं आपको कि क्वेश्चन है 3x प्लस 7y, ठीक है, बराबर 75। ठीक है, एंड 5x माइनस 5y इक्वल टू 25। ठीक है, तब ये हो जाएगा यदि 3x धन 7y बराबर 75 और 5x माइनस 5y बराबर 25, तब x प्लस वाई की वैल्यू क्या करनी है, ज्ञात करनी है। x प्लस वाई का मान क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन इस तरीके से। अब हम क्या देखते हैं कि ये लीनियर इक्वेशन एक है, ये भी क्या है, लीनियर इक्वेशन है। कैसे पता चला लीनियर इक्वेशन है, दो वेरिएबल है और वेरिएबल्स की मैक्सिमम पावर कितनी है, एक है। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये लीनियर इक्वेशन हो गया। 3x प्लस 7y इक्वल टू 75, इसको इक्वेशन 1 मान लिया। 5x माइनस 5y इक्वल टू 25, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। अब हमको इसको सॉल्व करना है, हम चाहे किसी भी मेथड से करें। ठीक है, किसी भी मेथड से, यानी कि अगर हम y को इधर ट्रांसफर करके x की वैल्यू यहाँ पुट कर दें तो ये y की वैल्यू आ जाएगी, और y की वैल्यू आ जाएगी तो हम उससे x की वैल्यू निकाल लेंगे। या फिर हम ये दो इक्वेशन है, किसी एक इक्वेशन, दोनों इक्वेशन में क्या करेंगे, ऐसा गुणा करेंगे कि कोई एक वेरिएबल हमारा कट जाए, यानी कि खत्म हो जाए वहां से, तो एक वेरिएबल बचेगा जिसकी वैल्यू पता चल जाएगी। उस वेरिएबल के थ्रू हम दूसरे वेरिएबल की वैल्यू भी क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो अब हमको इसको सॉल्व करना है, हमें कोई भी रूल अपना सकते हैं। हम क्या करते हैं कि इक्वेशन 1 में क्या करते हैं, 5 से गुणा कर देते हैं, और इक्वेशन 2 में क्या करते हैं, 3 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आप सभी ने सॉल्व किया होगा, आप सभी लोग जानते होंगे। यहाँ पे मैं लिख देता हूं, इक्वेशन 1 में 5 से तथा इक्वेशन 2 में 3 से गुणा कर लेंगे। ठीक है, हमारा गुणा करने का मकसद क्या है, हमारा गुणा करने का इस इक्वेशन में मकसद ये है कि एक वेरिएबल को कट के खत्म हो जाए, ताकि एक वेरिएबल बचे जिससे हम उसकी वैल्यू क्या कर सके, फाइंड कर सके। चलो गुणा करते हैं, 5 में 3x 15x, ठीक है, 35y 5 से 75 में गुणा करेंगे, ये होगा 5 गुणे 5 यानी 25 और 37, 375। ठीक है, अब 5 3 15x ने 15x माइनस 5 3 15y। ठीक है, 3 से 25 में गुणा करेंगे 75। अब हम क्या करते हैं,
माइनस कर देते हैं, ठीक है, माइनस। अब माइनस के ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस। ये अब क्या होगा, ये प्लस 15x है, ये माइनस 15x हो चुका है, ये कट जाएगा। हमारा यही उद्देश्य था, ये हट जाए। अब ये है 35y प्लस 15y, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 50y, और ये कितना हो जाएगा 300। सिंपल सा इक्वेशन। यहाँ से सिंपल सिंपल सी y की वैल्यू क्या हो जाएगी, फाइंड हो जाएगी। y की वैल्यू क्या फाइंड होगी, 5 6 30 यानी कि 6। ठीक, बताओ यहाँ पे कोई दिक्कत आ रही है? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं आ रही है। अब जब यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आ रही तो y की वैल्यू कहाँ पे पुट करो, इक्वेशन 1 में पुट करो, आंसर x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, यही लिखते हैं पहले, y बराबर 6 आ गया। अब y बराबर 6 को यही लिखता हूँ, को इक्वेशन 1 में रखते हैं। इक्वेशन 1 में रखने पर, ठीक है, y इक्वल टू 6 को इक्वेशन 1 में रख देंगे, क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1 यानी कि ये, ठीक है, जो गुणा हो चुका है वो नहीं, इक्वेशन 1 यानी कि ये, तो यानी कि 3x प्लस 7, y की वैल्यू कितनी है 6, ये हो गया कितना 300, सॉरी 300 नहीं 75, ये हो गया 75, ठीक है। तो ये 3x, ये हो गया 42, ये हो गया 75। अब कितना आ रहा है 3x, ये इधर चला जाएगा -42, ठीक है, तो ये 3x इक्वल टू 5/3 और 7/3, तो 3 ये हो जाएगा 1 1, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 11। अब हमें क्या पता चल गया, x की वैल्यू भी पता चल गई, y की वैल्यू भी पता चल गई। अब हमको पता क्या करना था, x प्लस वाई पता करना था। तो अब इससे सिंपल और क्या हो सकता है, x प्लस वाई, तो 11 प्लस 6 ये कितना हो जाएगा 70। बताओ यहाँ तक समझ में आया, आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से अगर कोई x और y की वैल्यू फाइंड करने के लिए तो इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। कोई और इक्वेशन रहेगा, कोई इजी इक्वेशन रहेगा या कोई टफ इक्वेशन रहेगा, तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना होता है। या तो इक्वेशन में गुणा कर दीजिए तो एक वेरिएबल कट जाएगा, या फिर x ट्रांसफर करके x की वैल्यू इसमें दूसरे इक्वेशन में पुट कर दीजिए। एक और मेथड आता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का, जिसको भी वज्र गुणनखंड विधि कहते हैं। आइए वो बता देता हूँ मैं कैसे होता है, वो कैसे, उसका फॉर्मूला क्या है, ठीक है। अब मैं क्या बताने जा रहा हूँ आपको, वज्र गुणनखंड विधि। वज्र गुणनखंड विधि उपयोग में किस लिए लाई जाती है, वज्र गुणनखंड विधि इसलिए उपयोग में लाई जाती है ताकि अगर कोई लीनियर इक्वेशन हो और उसमें हमें x या y की वैल्यू फाइंड करनी हो तो हम उससे फाइंड कर सकें, ठीक है। हेडिंग डालते हैं, वज्र। आप लोग की शिकायत थी कि दिखाई नहीं देता है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिखने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। वैसे थोड़ा लाइट इशू है, वो जल्दी दूर कर लिया जाएगा, तो प्लीज कोऑपरेट करिए। यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। ये हो गया वज्र गुणनखंड विधि, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। और इसमें कैसे हम देते हैं, अगर कोई दो इक्वेशन दिया हो, कैसा दिया हो, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ठीक है। दूसरा इक्वेशन दिया हो a2x b2y c2 इक्वल टू 0, ये हमारे दो इक्वेशन दिए होंगे, ठीक है। अगर अब हमें इनमें से x और y की वैल्यू फाइंड करनी है तो कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो वज्र गुणनखंड विधि यही कहती है, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सीधा सा है। सबसे पहले देखो फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, ये ले लेते हैं x ले लिए, ठीक है, अपॉन
एक्स वाले a1 और a2 को छोड़ दो, ठीक है, ये उठा लो क्रॉस मल्टीप्लाई करके। सबसे पहले b1 c2 को उठाओ, माइनस कर लो c1 b2, सिंपल, ठीक है, एक पता चल गया, इक्वल टू y अपॉन। अब देखो क्या करोगे, जब y लोगे अब उसके अपॉन में क्या लिखना है, तो y वाला जो है वो छोड़ दो, यानी b1 b2 छोड़ दो, उठा लो c1 a2, ठीक है, c1 a2, ठीक है, माइनस c2 a1, ठीक है, ज्यादा समझ में आ गया, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे x वेरिएबल था, यहाँ पे y वेरिएबल था, यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है, यहाँ पे ले लेंगे 1, ठीक है, 1 यानी कि ये, अब c1 c2 को छोड़ दो, a1 b2, ठीक है, a1 b2 माइनस b1 a2। अब बताओ यहाँ पे कोई दिक्कत है किसी को, ये बनाने में कोई दिक्कत तो नहीं होगी, ठीक है। अब यहाँ से इसको इससे बराबर कर देंगे, x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी और ये बराबर हो जाएगी y की वैल्यू। कैसे करते हैं ये देखो, सबसे इंपॉर्टेंट है ये बनाना, ठीक है। अगर आपने ये बना लिया तो x और y वैल्यू आराम से फाइंड कर लोगे, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब क्या है, क्योंकि ये तीनों आपस में बराबर है, ठीक है, तो ये इसके क्या होगा, बराबर होगा। ध्यान से देखना, x अपॉन b1 c2 c1 b2 इक्वल टू 1 अपॉन a1 b2 b1 a2। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको सिंपल ही लिख सकते हैं, b1 c2 माइनस c1 b2 अपॉन a1 b2 माइनस b1 a2। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं होगी किसी को। x की वैल्यू ऐसे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, x की वैल्यू ऐसे फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ से y की वैल्यू फाइंड करते हैं, ये तो बराबर है, ठीक है, ये बराबर है, यहीं से ले लेते हैं इसको ऐसे, ठीक है, y का जो हर का भाग है y वाले हिस्से का, ये इधर चला जाएगा, y की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, ठीक है, y इक्वल टू c1 a2 माइनस c2 a1। सिंपल सी बात है, a1 b2 b1 a2, ठीक है। ये हो गया हमारा क्या, x और y की वैल्यू इससे फाइंड हो गई। तो ये हमारा जो मेथड था फ्रेंड, दैट इज कॉल्ड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड या वज्र गुणनखंड विधि। अब हम क्या करते हैं कि अगले टॉपिक पे अपने चलते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे। ठीक है, अब हम अपने अगले टॉपिक पे चलते हैं। इसमें क्या पता करते हैं हमको, अब हम ये पता करते हैं, अगर कोई क्वेश्चन है, अगर कोई क्वेश्चन है a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इक्वल टू 0, ठीक है, ये एक रैखिक समीकरण है, यानी कि लीनियर इक्वेशन है। दूसरा इसी तरीके से लीनियर इक्वेशन आएगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या करेंगे,
अब हम ये पता करेंगे कि इन रैखिक समीकरणों का हल कैसा होगा, उसकी प्रकृति कैसे होगी, यानी कि यूनिक हल होगा, यानी कि केवल एक सिंगल हल होगा। पहला कंडीशन क्या हो जाता है, कंडीशन नंबर 1 हो जाएगा अद्वितीय, यानी कि उसके जैसा कोई दूसरा न हुआ हो। अद्वितीय यानी कि यूनिक, अद्वितीय हल हो कब, जब a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2, ये नहीं होगा नॉट इक्वल टू, ठीक है। तो यानी कि जब a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तब क्या होगा, इनका समीकरण का क्या होगा, कैसा हल होगा, अद्वितीय हल होगा, यानी कि x और y की वैल्यू एक ही आएगी, ठीक है। एक वैल्यू x की, एक वैल्यू y की, उसकी कोई दूसरी वैल्यू नहीं आनी है। ये है भाई रामबाण, ठीक। एग्जाम में कंफर्म है 99% चांस है कि इस पे क्वेश्चन आएंगे। प्लीज ये टॉपिक आप लोग बहुत ध्यान से स्टडी करिएगा और प्लीज प्लीज ये याद रखिएगा। अब देखते हैं अनंत हल हो, अगर इन समीकरणों के अनंत हल हो गए, अनंत हल हो, अगर इन समीकरणों के अनंत हल हो तो क्या कंडीशन बनती है, कंडीशन ये बनती है a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। सिंपल सी बात है यार। अनंत हल होंगे यदि ये समीकरण को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, यानी कि ये कंडीशन को अगर सेटिस्फाई कर दिया तो उसके हल कितने हो जाएंगे, अनंत हो जाएंगे। सिंपल सी बात है। इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं क्योंकि नीचे भी लिखना है, ठीक है। अब देखो, अब क्या करेंगे हम, एक और कंडीशन बचती है भाई इसमें। कंडीशन क्या बचती है, कोई हल नहीं हो, ठीक है। एक हल हो, अनंत हल हो, या कोई हल नहीं हो, यही तीन तो हो सकते हैं संभावना है। कोई हल नहीं हो, ठीक है। अगर कोई हल नहीं होगा तो क्या कंडीशन बनेगी, कंडीशन बनेगी a1 अपॉन a2, आज मार्कर को ज्यादा ही परेशान कर देंगे, b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, यही कंडीशन बनेगी, ठीक है। ये ऐसा टॉपिक है जो आप एग्जाम में पूछा ही जाता है। लीनियर इक्वेशन में से अगर कोई क्वेश्चन आना होगा तो या तो ये क्वेश्चन आएगा या तो x और y की वैल्यू पुट करने के लिए आएगा। अब इसमें कैसा क्वेश्चन आता है, इसमें पूछ देगा कि दो इक्वेशन दे देगा और पूछ देगा कि क्या इनके हल कैसे हैं, ऑप्शन दे देगा, अद्वितीय है, अनंत है, कोई हल नहीं है, इनमें से कोई नहीं। अब इनमें से कोई नहीं तो होगा नहीं, आपको इन तीनों में से कोई क्वेश्चन फाइंड करना होगा। अब देखो, जैसे इस पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए, उसके बाद हम एक क्वेश्चन इस पे सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है 3x माइनस वाई इक्वल टू 5 और यानी कि एंड 6x माइनस 2y इक्वल टू 10 के कितने हल हैं, कि क्या है, कितने हल हैं, ठीक भाई।
अब इस इक्वेशन को ax प्लस बी वाई प्लस सी फॉर्म में लिखोगे तो कैसे लिखोगे? 3x माइनस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। 5 इधर आ जाएगा। 6x माइनस 2y माइनस 10 इक्वल टू 0। ठीक है। अब इसमें पूछ रहा है कि इसके कितने हल हैं। ठीक है। तो अब हम इसमें कैसे पता करेंगे कितने हल हैं? अब हम पता कर लेते हैं। ये हो गया a1x b1y प्लस c1, ये फॉर्म है। ये क्या है? a2x प्लस b2y प्लस c2। ठीक है। ये हो गया a1 यानी कि माइनस प्लस 3 हो गया a1, माइनस 1 क्या होगा? a2 होगा, और माइनस 5 क्या होगा? सॉरी यार, b1 होगा, ये b1 होगा और ये c1 होगा माइनस 5। ये क्या होगा? a2 होगा। ये माइनस 2 कितना होगा? b2, और ये माइनस 10 c2। यानी ये इंडिकेट करने के लिए बताया है, ये तो आपको पता ही है। अब हम क्या करेंगे कि पहले कंडीशन देखते हैं। a1 अपॉन a2 करने पे देखते हैं क्या होता है। a1 अपॉन a2 करेंगे 3/6 यानी कि 1/2 भाई। अब बराबर करना है किसी न किसी के, तो सबसे पहले ये देख लेते हैं क्या वो b1 अपॉन b2 बराबर है कि नहीं है। अगर बराबर नहीं हुआ तो वहीं से हमें पता चल जाएगा क्या है, यूनिक हल है। अगर बराबर हो गया तो फिर हम आगे के ले जाएंगे। b1 अपॉन b2 है। b1 का मान कितना है? -1 है। b2 का मान कितना है? -2 है। इसका मान कितना है? 1/2। अब देखो, ये इसके बराबर हो गया यानी कि इसका यूनिक हल नहीं हो सकता है। या तो इसको इसके अनंत हल हो गए या तो कोई हल नहीं होगा अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। ठीक है। तो ऐसे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब देखना है कि क्या ये, अब सारा जिम्मा इस पे टिका है कि ये इसके बराबर होगा या नहीं। ठीक है। तो c1 अपॉन c2 ये देखते हैं कैसे है। c1 अपॉन c2 -5 अपॉन -10। ठीक है। ये कितना हो जाएगा? 1/2। इतना तो आप लोग कर ही लोगे। जब इतना आप लोग कर लोगे तो क्या देखते हो कि तीनों बराबर है, यानी कि इसका क्या मतलब है? तीनों बराबर है तो क्या अनंत हल है कि कोई हल नहीं है? इसका मतलब है कि इसके अनंत हल है। ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? अनंत हल है। ठीक है। तो भाई लीनियर इक्वेशन में इतने टॉपिक पढ़ाए गए। ये क्वेश्चन, इनमें से अगर लीनियर इक्वेशन टॉपिक अगर एग्जामिनर में छुआ तो यही क्वेश्चन आने हैं और दूसरा कोई क्वेश्चन नहीं आना है। ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं, अपने कलम को आगे बढ़ाते हैं अपने किस टॉपिक की तरफ? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरफ। ठीक है। स्टार्ट करते हैं क्या? क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी क्या? द्विघात समीकरण। आप में से कितने बच्चे हैं जिनका ये फेवरेट टॉपिक होगा? क्योंकि ये इजी होता है। अब सबसे पहले बात आती है कि द्विघात समीकरण किसको कहते हैं, कहते किसको हैं? द्विघात समीकरण हमने आपको एक बार बहुपद पढ़ाया था कि बहुपद की फॉर्म क्या होती है। चलिए देखते हैं, बहुपद की फॉर्म लिख के देखते हैं पहले। a0 x पावर n प्लस an a1 x के पावर n माइनस 1 a2 x के पावर n माइनस 2 ऐसे बढ़ता जाएगा। ठीक है। ये जाएगा हमारा कितने तक? ये जाएगा n तक, नहीं n माइनस 1 तक। ठीक है। और ये जाएगा x n माइनस 1। ठीक। ये हो n माइनस 1 हो गया ना, x रहेगा केवल। ठीक है। ये रहेगा x। ठीक है। प्लस a n। ठीक है। तो ये पॉलिनोमियल की फॉर्म होती है। ठीक है। यानी कि पॉलिनोमियल का अलजेब्रिकल फॉर्म, यानी कि
बहुपद का बीजगणितीय रूप जो होता है ये होता है। यहाँ पे ये क्या होते हैं, a0 a1 a2 an-1 an, एक ऐसा होता है रियल नंबर्स होते हैं। n क्या होता है, नॉन नेगेटिव इंटीजर होता है। और a0 का मान 0 नहीं होता है। ठीक है, इतनी इसकी कंडीशन है। ठीक है, अब अगर 0 से इसको बराबर कर दिया जाए तो ये बन जाते हैं समीकरण। ठीक है, जब हम इसको 0 से बराबर करेंगे ये क्या बन जाएगा, समीकरण बन जाएगा। और अगर किसी समीकरण के अधिकतम घात 2 तो क्या होते हैं, द्विघात समीकरण। यदि किसी समीकरण की अधिकतम घात 2 हो तो वो द्विघात समीकरण कहलाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब आती है द्विघात समीकरण की फॉर्म कैसे होती है, यानी कि व्यापक समीकरण क्या होता है द्विघात। तो द्विघात समीकरण को ऐसे लिखा जाता है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी स्क्वायर टू 0। ठीक है, ये क्या होती है, द्विघात समीकरण की फॉर्म होती है। ठीक है, अब कंडीशन सारे आपको पता है कि ए बी सी रियल नंबर्स, ए एक्स नॉन नेगेटिव इंटीजर, ऐसे सॉरी एक्स वेरिएबल, ये पावर है नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो यहाँ पे द्विघात समीकरण यानी कि एक्स की अधिकतम घात कितनी है, 2 है, तो एक ऐसे समीकरण हो जाएंगे, द्विघात समीकरण हो जाएंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं, इसको तो मिटा ही दिया जाए। अब हम क्या देखते हैं इसमें, अब हम देखते हैं कि x का वैल्यू कैसे आ सकता है। जैसे कोई फॉर्म लिख दिया द्विघात समीकरण का, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी स्क्वायर टू 0। अब इसके मूल जो होते हैं x, उसकी वैल्यू क्या होती है। तो अगर कोई समीकरण 2 घात का है तो उसके मूल 2 होंगे। ठीक है, और अगर कोई समीकरण 1 घात का है यानी रैखिक है तो उसके मूल 1 होंगे, ये रूल होगा। ठीक है, तो आप लोग लिख सकते हैं कि यदि कोई समीकरण एक, मतलब कि जिस समीकरण में जितने घात होते हैं उस समीकरण के उतने ही मूल होते हैं। जैसे अगर रैखिक समीकरण है तो 1 मूल, द्विघात समीकरण है तो 2 मूल, और त्रिघात समीकरण है तो 3 मूल। यानी कि अगर द्विघात समीकरण है तो x के 2 मान आएंगे, x से कुछ भी वैल्यू आएंगी जो कि 2 आएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे x की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं हम, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। सिंपल सी बात है, ये होगा। ठीक है, तो ये हमने मूल प्राप्त कर लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे कि अब ले लेते हैं, यदि ये इक्वेशन है, यदि समीकरण ax स्क्वायर बी एक्स प्लस सी स्क्वायर टू 0, ठीक, यदि समीकरण का मूल मान ले रहे हैं अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा है, तब अल्फा और बीटा 2 मूल है, द्विघात समीकरण तो 2 मूल है, अल्फा और बीटा है, मूलों का योगफल, मूलों का क्या आ जाएगा, योगफल। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा ये होगा माइनस बी बाई ए, यानी कि माइनस बी बटा में ए। ठीक है, और मूलों का गुणनफल,
अल्फा इंटू बीटा मूलों का गुणनफल क्या होगा, सी बाई ए होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आप लोग प्लीज इसको याद करिएगा और नोट कर लीजिएगा अच्छे से। तो क्या हो गया, मूलों का योगफल हो गया ये, ठीक है। अब मूलों का गुणनफल हो गया सी बाई ए, ठीक है। यह है इंपॉर्टेंट, लिख दे रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं हम लोग आगे, इसको आप लोग नोट कर लीजिए पहले। ये आप लोग एक चीज ध्यान दीजिएगा कि ये प्लस और माइनस है, ठीक है। तो यक्स की दो वैल्यूज आएंगी, एक तो माइनस बी प्लस इतना करने पे आएगी और एक माइनस बी माइनस करने पे आएगी, ठीक है। तो प्लस माइनस हो गए, ठीक है। नेक्स्ट है यदि किसी द्विघात समीकरण के मूलों का योगफल ज्ञात हो, यानी कि मूलों का योग व उसके गुणनफल, यानी कि मूलों का गुणनफल। तो यदि किसी द्विघात समीकरण के मूलों का योग व मूलों का गुणनफल क्या हो, ज्ञात हो, तब वो समीकरण क्या होगा, तब समीकरण, जो समीकरण होगा वो होगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल, एक्स इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल, ठीक है। तो अगर किसी द्विघात समीकरण के मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल ज्ञात हो, तब समीकरण क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल इक्वल टू 0, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको। उसके बाद हम आते हैं अपने दूसरे टॉपिक पे, मूलों की प्रकृति पे, यानी कि नेचर ऑफ रूट्स पे। तो यहाँ पे हेडिंग डाल लीजिएगा, नेचर ऑफ रूट्स। ये हो गया। सबसे पहला कंडीशन क्या है, एक होता है विविधकर होता है, यानी कि d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो विविधकर का जो फॉर्मूला होता है, मैं इसको अगर आप लोग नोट कर चुके मैं ऊपर बताऊंगा, पहले विविधकर ही बता देता हूँ। विविधकर, ठीक है, शायद इसको ऐसे लिखा जाता है विविधकर, ठीक है। विविधकर यानी कि d से डिनोट करते हैं, इसकी वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि जो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो होता है, ये इसकी वैल्यू होती है विविधकर की, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा।
अब उसी के नीचे हम लोग नेचर ऑफ रूट्स पढ़ते हैं। तो नेचर ऑफ रूट्स इस पे डिपेंड करता है, इसलिए इसको पढ़ाना पहले था। ठीक है, तो आ गया हेडिंग नेचर ऑफ रूट्स का। पहला टर्म देखो, यदि ये जब विविधकर है यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, ये 0 से बड़ा हो, ठीक है, इसका मान अगर 0 से क्या हो, बड़ा हो, ठीक है, तो क्या होंगे, और सॉरी बड़ा हो तो क्या हो जाएगा, तो दोनों मूल वास्तविक कहेंगे और लेकिन असमान होंगे। दोनों मूल यानी कि अलग अलग, एक 4 होगा तो एक 5 होगा, ये नहीं, दो मूल समान है। तो ये क्या आ जाएगा, दोनों मूल वास्तविक व असमान। ठीक है, असमान। ठीक है, दोनों में कैसे रहेंगे, वास्तविक व असमान। दूसरा कंडीशन बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो जाए, अगर यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी डी क्या हो जाए, विविधकर 0 के बराबर हो जाए, तो दोनों मूल वास्तविक तो होंगे और समान भी होंगे। ठीक है, दोनों मूल वास्तविक व समान। ठीक भाई, इतना याद रखिएगा। अब तीसरा कंडीशन क्या है कि अगर मूल 0 से भी छोटे हो जाए यानी कि निगेटिव में आ जाए, तो क्या होगा, मूल क्या होंगे, काल्पनिक होंगे। दोनों मूल काल्पनिक। ठीक, यहां तक समझ में आ गया। अब देखो, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, ये 0 से बड़ा हो, ठीक है, और पूर्ण वर्ग हो, ठीक है, यानी डी कैसा हो, पूर्ण वर्ग हो, जैसे 4 हो, 9 हो, ऐसा कोई हो, तो क्या हो जाएगा, मूल परिमेय होंगे। ठीक है, दोनों मूल कैसे होंगे, परिमेय। परिमेय का मतलब होता है जिसको p/q के फॉर्म में हम व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, तो मूल कैसे हो जाएंगे, ये हो जाएंगे परिमेय। ठीक है, अगला ये होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, 0 से तो बड़ा हो लेकिन और पूर्ण वर्ग न हो। ठीक है, तो क्या होगा, मूल क्या होंगे, अपरिमेय होंगे। ठीक है, कैसे मूल अपरिमेय। ये तो हमारे 5 कंडीशन थे नेचर ऑफ रूट्स, यानी कि मूलों की प्रकृति। हिंदी मीडियम वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए लिख देता हूँ, हम दोनों स्टूडेंट्स को लेके चलते हैं। मूलों की प्रकृति। ठीक है, राइटिंग थोड़ी खराब हो जाएगी भाई ब्लैक बोर्ड पे, तो प्लीज। तो मूलों की प्रकृति, ठीक है, तो मूलों की प्रकृति के ये कंडीशंस थे, ऐसे इसमें क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में, इसलिए सॉल्व करेंगे। अब क्या है कि अब हम सोच रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आइए सॉल्व करते हैं। इसको पहले नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब क्या करूंगा मैं, क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। क्वेश्चन है, ए की आयु जो आयु है डी की आयु की 3 हुई थी। सॉरी, क्वेश्चन कहाँ से, क्वेश्चन थोड़ा सा करने से।
5 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं, वर्तमान में 5 वर्ष पहले, ठीक है। 5 वर्ष पहले क्या था, ए की आयु बी की आयु क्या थी, 3 गुनी थी, ठीक है। तथा अब क्या है, 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद क्या हुआ, ए की आयु बी की आयु की 2 गुनी हो गई। तब क्या पूछ रहे हैं, ए तथा बी की वर्तमान आयु, आइए इसको सॉल्व करते हैं, आयु क्या होगी, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन। अब इसको सॉल्व करते हैं। हम इसको सॉल्व करने में सबसे पहले क्या लेंगे, ए की वर्तमान आयु कुछ मान लेंगे और बी की वर्तमान आयु कुछ मान लेंगे। सबसे पहले मानते हैं, माना लेट ए की वर्तमान आयु एक वर्तमान आयु जो कि x वर्ष तथा बी की वर्तमान आयु y वर्ष, ठीक है। अब 5 वर्ष पहले की कंडीशन लगाओ, 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले ए की आयु कितनी हो जाएगी, x माइनस 5 और बी की आयु कितनी जाएगी, y माइनस 5। अब ये कंडीशन क्या थी कि ए की आयु बी की आयु 3 गुनी, यानी कि 5 वर्ष पहले ए की आयु कितनी हो जाएगी, x माइनस 5 ईयर्स, ठीक है। और बी की आयु कितनी हो जाएगी, y माइनस 5 ईयर्स, ठीक है। तो ए की आयु बी की आयु 3 गुनी थी, यानी कि अगर बी की आयु 3 का गुणा कर दिया जाए तो ये ए की आयु बी की आयु की क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। ये हो गया एक इक्वेशन। अब हम आते हैं 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद की कंडीशन पे। 10 वर्ष बाद की क्या कंडीशन है, 10 वर्ष बाद ए की आयु x प्लस 10 हो जाएगी, क्योंकि वर्तमान में कितनी है, x वर्ष है। तो 10 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, x प्लस 10 वर्ष, वो किसके बराबर थी, b की आयु 2 गुनी हो गई थी, ठीक है। तो b की आयु कितनी हो जाएगी, y प्लस 10 ईयर्स। अगर b की आयु 2 का गुणा कर दिया जाए तो a की आयु क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। यानी कि ये हमारा इक्वेशन बन गया है। अब 2 इक्वेशन है और 2 वेरिएबल्स हैं, दोनों को सॉल्व कर देना है। अगर इसको सॉल्व करेंगे हम, पहले इसको ले लेते हैं, तो x माइनस 5 इक्वल टू 3y माइनस 15, ठीक है। तो x माइनस 3y और ये हो जाएगा प्लस 10 इक्वल टू 0, या फिर उसको उधर ही रहने देते हैं, 10 को इधर ही रहने देते हैं, इक्वल 10, ठीक है, माइनस 10, ओके। तो ये हमारा ये हो गया। उसके बाद ये सॉल्व करेंगे, तो x प्लस 10 इक्वल टू 2y प्लस 20, ठीक है। इधर आएंगे, x प्लस 10, y को x की तरफ कर देते हैं, x माइनस 2y, यहां से देखिएगा x माइनस 2y, 10 चला जाएगा इस साइड, तो कितना आ जाएगा 10, समझ में आ गई बात। अब ये क्या हो रहा है कि x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10 और x माइनस 2y इक्वल टू 10। ये हमारे 2 इक्वेशन है, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। अगर हम इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को घटा दें तो कितना आंसर हो जाएगा, देखो x x से कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा माइनस y, ये बचेगा माइनस 20,
y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 वर्ष, यानी y की वर्तमान आयु 20 वर्ष है। अब ये y की वर्तमान आयु y की वैल्यू कहीं भी ले जाकर लगा दो, तुम्हारी x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। समीकरण 1 में ही लगा देते हैं, x माइनस 3 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है 20 है, बराबर माइनस 10, x माइनस 60 बराबर माइनस 10, x बराबर 60 माइनस 10, x बराबर कितना हो जाएगा 50 वर्ष। तो x की वैल्यू हो गई 50 वर्ष और y की वैल्यू हो गई 20 वर्ष, यानी कि x की वर्तमान आयु 50 साल है और y की वर्तमान आयु कितनी है 20 साल है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन या लीनियर इक्वेशन में आ सकते हैं, कुछ पूछा जाएगा फिर वो एक इक्वेशन बनेगा। जैसे कि ये लीनियर इक्वेशन बना था, ये लीनियर इक्वेशन बना था, इसको हमको सॉल्व करके x और y की वैल्यू फाइंड करनी थी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। If x is equal to under root 2 plus under root 2 plus under root 2 plus under root 2 plus इनफाइनाइट तक है, ठीक है, तब x का मूल क्या होगा या x का मान क्या होगा, ठीक है। x बराबर इतना दिया तो x का मान क्या होगा। अब हम इसको कैसे कर सकते हैं, ये इनफाइनाइट तक दिया है, तो अगर ये x बराबर अंडर रूट 2 प्लस x ऐसे लिखते तो कोई दिक्कत है यहाँ पे, ये समझ में आ रहा है कैसे लिखा गया, क्यों, क्योंकि इनफाइनाइट तक है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से भी x लिखना शुरू करेंगे तो इनफाइनाइट तक जाएगा, यहाँ से लिख रहे हैं तो इनफाइनाइट तक दिया ही हुआ है, तो 2 प्लस एक्स। अब क्या करते हैं, दोनों साइड वर्क कर देते हैं, दोनों पक्षों का वर्क कर देते हैं। एक्स स्क्वायर 2 प्लस एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण बन गया। सॉल्व करेंगे द्विघात समीकरण को, जैसे फैक्टर रख देते हैं। टू एक्स प्लस एक्स प्लस 2, एक्स यहां से कॉमन आ जाएगा, यहाँ माइनस, सॉरी ये -2 है, ठीक है, ये +2 है, इधर आएगा -2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 यहाँ से कॉमन हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। ये हम सॉल्व करेंगे कैसे, फैक्टर करके, ये ऐसे कॉमन ले लिएगा, ठीक है। एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 और -1 लेंगे ही नहीं, एक्स का वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 हो जाएगी, ठीक है। एक्स की क्या आंसर आ गया 2 हो गया। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हमें ये पता करना है कि ये आया कैसे। अगर ये आ गया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो सिंपल सी बात है, ये कैसे आएगा फिर से बता देता हूँ। एक्स इक्वल टू इतना है, तो अगर हम एक्स यहाँ से भी एक्स की वैल्यू यहाँ से भी स्टार्ट करेंगे तब भी एक्स ही आएगा, ठीक है, अंडर 2 प्लस एक्स। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों आपका आज लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन खत्म हो चुका है। अब हम आपसे मिलेंगे अगले चैप्टर के टॉपिक पे, ठीक है। तो जब हम आपसे अगला चैप्टर डिस्कस करने आएंगे तो आप लोग डाउट कुछ जो भी आपके पास डाउट होगा पूछ सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ जाके लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू।